नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू आइस में। हम हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री में हम देखेंगे चालुक और पल्लव। पल्लव के बारे में थोड़ा सा बेसिक फैक्ट बताऊंगा आपको। तो दो राजवंश है, पेल्लर में चल रहे हैं एक दूसरे के, और एक दूसरे के कंपेटिटर भी हैं, साथ साथ में एक दूसरे से संघर्ष भी करते हैं। तो जो लास्ट वीडियो था हर्षवर्धन के बारे में था, और बाकी जो प्राचीन काल चल रहा था उसका कंटिन्यूटी वाला लगातार वीडियो आपको मिला होगा। इसी में दो वंश देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो है वह है चालुक। पल्लव बाद में बताऊंगा मैं आपको। चालुक राजवंश, थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं एग्जैक्टली ये राजवंश कहाँ पे है, और साथ साथ में पल्लव कहाँ पे है। दक्षिण भारत में है। ये सेक्शन है आपका कर्नाटक। तो दक्षिण भारत में, अब थोड़ा रेड मार्क से मार्किंग करता हूं मैं। यहां पे है बदापी। तो कहां पे बोलेंगे? कर्नाटक में। धीरे धीरे विस्तार करते हैं। जो चालुक्य साम्राज्य है आगे विस्तार करके कहां पे ले जाता है? नर्मदा घाटी तक। नर्मदा घाटी यहां से स्टार्ट हो रहा है। कर्नाटक के बदामी से इनका साम्राज्य चालुक राजवंश का, और धीरे धीरे विस्तार करते हुए नर्मदा की घाटी तक जाते हैं। तो जो पूरा पोर्शन है एक्चुअली में इनका यहां तक का है। दक्षिण में इसी के पैरेलल में है, यहां पे देखेंगे कांची। तो कांची, और यहां पे मिलेंगे आपको पल्लव वंश। ये तमिलनाडु का सेक्शन है। तमिलनाडु, तो एक कर्नाटक में एक तमिलनाडु में। जो कर्नाटक में है वो है पल्लव वंश। कांचीपुरम देखेंगे। कांची अपने साड़ी के लिए विशेष रूप से फेमस है। काफी सुंदर सुंदर मंदिर है कांचीपुरम। यहाँ पे एक वंश है पल्लव वंश, और कर्नाटक में बदापी है। बदापी में एक वंश है चालुक वंश। इन दोनों वंशों का उदय कैसे हुआ कोई भी नहीं जानता है कि किसके वंशज हैं और कैसे इनका जन्म हुआ। इतिहास में इसके बारे में पता नहीं चलता है। कोई बोलता है गुजरों से निकले हुए हैं, किन्होंने बताया है कि पहले से जो वाक्टक वंश था उसी के वंशज हैं। तो किन्हीं इतिहासकारों का कहना है कि जो स्थानीय राजवंश से, जैसे इक्ष्वाकु के टूटने से पल्लव वंश का उदय हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में चल रहे हैं, और इनका काल जो है आपका चालुक का काल देखिए। काल का लिखना है, ये इनका है। और पल्लव का जो चल रहा है ये ऑलमोस्ट इतना तक चल रहा है काल। थोड़ा सा पल्लव का लंबा शासन काल रहता है। इसके अलावा जो दक्षिण भारत में है इन्हीं के पैरेलल में, अगर मैं बात करूंगा प्राचीन काल के अंतिम समय और मध्यकाल के प्रारंभ में, एक ऐसा समय पीरियड है जब प्राचीन काल समाप्त होता है और मध्यकाल प्रारंभ हो रहा है। इन्हीं के बीच का एक पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड है, संक्रमण पीरियड है। तो साथ साथ में चल रहे हैं चोल, चेर और पांडे। ये तो प्राचीन राजवंश थे। तो दक्षिण में अन्न, जैसे दक्षिण का पोर्शन में आएंगे कांची के नीचे में तो चोल का, उसके नीचे आएंगे मुंदरई में पांडे, और केरल में चेर है। तो ये तीन राजवंश पहले से उपस्थित हैं। और दो ये जो है इनके बारे में तो मैं आपको वीडियो भेज चुका हूं, चोर, चेर और पांडे प्राचीन काल के। अब बात करेंगे हम लोग पल्लव और चालुक का। तो आज का जो वीडियो है चालुक राजवंश के बारे में है। इसके बाद हम लोग पल्लव वंश देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कभी। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूं कि ये चालुक राजवंश, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, पहले इंट्रोडक्शन में डालना है कि उत्पत्ति। तो उत्पत्ति पता नहीं है, अज्ञात है कि उत्पत्ति कैसे हुई। स्थान स्तर पे है या विदेशी हैं, पता नहीं चलता है। जो भी है, कोई ने कन्नारी मूल का बोलता है, कन्नारी अर्थात कर्नाटक मूल का, तो कोई महाराष्ट्र मूल का बोलता है अर्थात मराठी।
तो जो भी हो, लेकिन उदय इनका 543 ईस्वी में हो चुका था और चालुक्य राजवंश था। इसका प्रथम शासक जो था, प्रथम शासक बोलेंगे पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम, ये नाम आता है फर्स्ट, रोमन शब्द है, एक रोमन वर्ड्स है, मतलब प्रथम होता है, ब्रैकेट में डाल दिया मैं। तो इस वंश का प्रथम शासक क्या है? प्रथम शासक बोलेंगे पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम ने चालुक्य वंश की स्थापना की थी और धीरे धीरे साम्राज्य बढ़ता गया। पुलकेशिन दो का जो विशाल सेना थी, पुलकेशिन दो ने श्रीलंका को विजय किया, चोलों पे अटैक किया और साथ साथ में पुलकेशिन ने अश्वमेध किए। पहले कुछ बेसिक फैक्ट है कि पुलकेशिन है कौन, तो बोलेंगे पुलकेशिन जो है चालुक्य वंश का संस्थापक है। इसने श्रीलंका विजय किया, इसके बाद चोलों पे भी विजय प्राप्त किया और साथ साथ में अश्वमेध यज्ञ भी किया। इसके नीचे धीरे धीरे इनके उत्तराधिकारी आते हैं। उत्तराधिकारी में सेकंड नंबर पर पढ़ेंगे आप कीर्तिवर्मन। थर्ड नंबर पे कीर्तिवर्मन के जस्ट नीचे मंगलेश, इसे मंगलेशा बोलते हैं। इसके नीचे फोर्थ नंबर पे पुलकेशिन द्वितीय। देखिए पुलकेशिन द्वितीय आ गया। ये दोनों चाचा भतीजा एक्चुअली में, पुलकेशिन और मंगलेशा। ये सब जब भी नाम आता है तो प्रथम जरूर रहता है। देखिए यहाँ प्रथम होगा तभी सेकंड होता है। पुलकेशिन द्वितीय, पूरा जो चालुक्य राजवंश है इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक है पुलकेशिन दो, और सबसे शक्तिशाली कूटनीतिज्ञ आदमी, सैन्य रूप से दक्ष। इसने क्या किया? पुलकेशिन दो ने हर्षवर्धन के साथ युद्ध किया। अगर मैं एक श्रृंखला खींचूं शासकों का कि पुलकेशिन दो के बाद कौन आया, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे देखिए विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य, और अंत में फिर से आता है कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो नाम तो याद नहीं करना है, लेकिन कभी कभी मिलान करने के लिए श्रृंखला में दे देता है कि पुलकेशिन दो के बाद कौन, पुलकेशिन दो के बाद विक्रमादित्य, फिर विनयादित्य, विजयादित्य और अंत में कीर्तिवर्मन। अंतिम जो चालुक्य शासक है कीर्तिवर्मन द्वितीय है। इसका मतलब है कीर्तिवर्मन दो है तो कीर्तिवर्मन प्रथम भी होगा, ये प्रथम था। पुलकेशिन द्वितीय है तो पुलकेशिन प्रथम भी होगा, तो ये है पुलकेशिन। हमें किसी शासकों के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ इस शासक के बारे में पढ़ना है कि पुलकेशिन द्वितीय कैसा था। तो इसको बना लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा एक बार अच्छे से, श्रृंखला में लाइन से है। पुलकेशिन द्वितीय। तो कैसा आदमी था पुलकेशिन द्वितीय? बोलेंगे कूटनीतिज्ञ, सैन्य रूप से दक्ष, दूरदृष्टि वाला आदमी था। ये इसका कुछ गुण बताते हैं इतिहासकार। इसका युद्ध चला है हर्षवर्धन के साथ। उत्तर भारत का शासक था हर्षवर्धन और दक्षिण में जो थे वह था चालुक्य। इन दोनों का युद्ध होता है नर्मदा की घाटी पे, नर्मदा घाटी के पास युद्ध होता है। देखिए नर्मदा की घाटी जो थी मध्य प्रदेश में है। नर्मदा की घाटी अगर ये करूँ तो ये नर्मदा की घाटी है जो उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से अलग कर देती है। इसके उत्तर में हर्षवर्धन का साम्राज्य था। जो हर्ष था इसके उत्तर में शासन करता था, अर्थात उत्तरी भारत पे, और दक्षिण में तो पुलकेशिन था। रिजल्ट ये है कि हर्षवर्धन का जो दक्षिण भारत का विजय अभियान था, इसको रोकने वाला पुलकेशिन द्वितीय था। जो युद्ध है अनिर्णायक है, किसकी जीत हुई किसकी हार हुई इतिहास इसके बारे में भी नहीं बताता है, लेकिन दोनों का युद्ध जरूर हुआ था।
पुलकेशिन दूत ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए लगभग जो कांचीपुरम था अर्थात पल्लव वंश के एक उत्तरी भाग पे भी अधिकार कर लिया था। इतना बड़ा साम्राज्य था इसका। इसके पास बोला जाता है पुलकेशिन दूत के पास कि 500 जहाजों का एक जल सेना था। इसने कलिंग भी विजय किया। उड़ीसा जो था कलिंग, तो कलिंग हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, मालवा हो, ऑलमोस्ट सभी क्षेत्रों को इसने विजय किया था। इतने विशाल क्षेत्रों को अपने अंडर में किया था पुलकेशिन दूत। पुलकेशिन दूत ने फारस, क्या लिखेंगे, फारस अर्थात ईरान में अपना दूत मंडल भेजा था, राजदूत को नियुक्त किया था, और ईरान का जो राजदूत होता था वो भारत में रहता था। पुलकेशिन दूत का दरबार हमेशा से विद्वानों से भरा होता था। रवि कीर्ति इसके सबसे बड़े जो थे तो बोलेंगे साहित्यकार थे, इसके दरबार में कवि थे। इन्होंने ऐहोल अभिलेख लिखा था, उनका नाम है रवि कीर्ति। रवि कीर्ति, तो ये है ऐहोल अभिलेख के राइटर। और पुलकेशिन दूत के दरबार में रहते थे। तो कुछ फैक्ट निकल के आ रहा है। क्या क्या आ रहा है देखिए, कि कूटनीतिक था, सैन्य आदमी और दूरदृष्टि वाला आदमी था। पुलकेशिन दूत का हर्षवर्धन के साथ युद्ध हुआ। कहाँ पे युद्ध हुआ? नर्मदा की घाटी में हुआ। क्या था युद्ध का कारण? तो हर्षवर्धन दक्षिण भारत को विजय प्राप्त करना चाहता था और पुलकेशिन उत्तर भारत में विजय प्राप्त करना चाहता था। दोनों महत्वाकांक्षी थे। जब दो महत्वाकांक्षा टकराते हैं तो किसी एक महत्वाकांक्षा को नीचे आना पड़ता है। रिजल्ट ये है कि युद्ध जो था अनिर्णायक था। तो उत्तर भारत का स्वामी हर्षवर्धन बना रहा, दक्षिण भारत में पुलकेशिन का दबदबा था। पुलकेशिन के पास 500 जहाजों का एक जल सेना था, जिसके माध्यम से इसने आसपास और साथ साथ श्रीलंका पे भी अटैक किया था। पुलकेशिन के दरबार में महत्वपूर्ण कवि रहते थे रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ऐहोल अभिलेख के राइटर थे, जिसमें युद्ध का इन्होंने वर्णन किया है। पुलकेशिन दूत ने पल्लव के कांची अर्थात कांचीपुरम के पल्लव जो है, कांची के पल्लव, इनकी गलती कहाँ हो गई? पुलकेशिन दूत की गलती हुई, ये जो कांची है, जो पल्लव की राजधानी है, पल्लव राज दरबार यहीं रहता था, इनकी राजधानी थी। इस पे अटैक किया। किसके समय अटैक किया? शासक कौन था पल्लव वंश का? महेंद्र वर्मन। तो पुलकेशिन दूत ने महेंद्र वर्मन पे अटैक किया और महेंद्र वर्मन जो था हार गया और जो पल्लव वंश का जो उत्तरी भाग था इस वाले तक पोर्शन पे अधिकार कर लिया। लेकिन जब पल्लव का महान शासक नरसिंह वर्मन ने क्या किया? ना सिर्फ पुलकेशिन दूत को हरा दिया बल्कि पुलकेशिन दूत की हत्या भी कर दी और बदापी को जीत लिया। बदापी कोंडा कहलाता है नरसिंह वर्मन। ये कौन था? महेंद्र वर्मन का उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन। महेंद्र वर्मन तो हार चुका था पुलकेशिन के जरिए, लेकिन पुलकेशिन ने जब दोबारा अटैक किया तो नरसिंह वर्मन ने बुरी तरीके से पराजित किया और पुनः नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन दूत पे अटैक किया और बादामी को बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया। इसके साथ ही साथ बादामी को जीत लिया और बादामी कोंडा कहलाया। तो पुलकेशिन दूत की सबसे बड़ी भूल थी कि नरसिंह वर्मन पे अटैक करना था, पल्लव वंश पे अटैक करना, जो उसकी मृत्यु का भी कारण बना। तो ये है थोड़ा सा फैक्ट, आपको इसमें से पढ़ना है पुलकेशिन दूत के बारे में। और जो चालुक्य राजवंश है इनका योगदान पढ़ना है कि कैसे इनका योगदान है। इनका योगदान कला में है, कला और संस्कृति के लिए विशेष रूप से ये दोनों राजवंश, एक चालुक्य राजवंश और एक पल्लव राजवंश जाने जाते हैं। किस लिए जाने जाते हैं दोनों राजवंश? तो बोलेंगे कला के लिए जाने जाते हैं और संस्कृति के लिए। देखिए पुलकेशिन दूत के समय कला और संस्कृति, आर्ट्स एंड संस्कृति का विकास कैसे हुआ? तो इसमें बोलना है आपको कि मंदिर निर्माण की बेसर शैली अर्थात दक्कन शैली, मंदिर निर्माण का दक्कन शैली, बेसर शैली,
ये मंदिर निर्माण की 3 शैली है। 2 शैली तो मैं आपको बता चुका हूँ, कौन कौन सा है, द्रविड़ शैली, नागर शैली, और तीसरा जो था आपका बेसर शैली। इन दोनों का मिश्रित रूप था मंदिर निर्माण का। तो बेसर शैली, दक्कन शैली, अर्थात जहाँ पे 2 शैली मिल रहे हैं, दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली और नागर शैली, दोनों कहाँ मिलेंगे? इन दोनों मध्य प्रदेश में मिलेंगे। तो बेसर शैली के जन्मदाता थे, जो मंदिर बन रही थी बेसर शैली में मंदिर का जन्म हुआ चालुक्यों के समय। चालुक्यों के समय अजंता एलोरा जैसी गुफाओं का विकास हुआ, और अधिक अजंता एलोरा। पुनः जो अलग अलग तरीके के गुहा विहार थे, गुहा मंदिरों का निर्माण, भवनों का निर्माण और बड़े बड़े मंदिर, ये सभी चालुक्यों के समय बन रहे थे कर्नाटक में या महाराष्ट्र में। तो सबसे प्रमुख सेंटर जो था वह था कर्नाटक। कर्नाटक में पदकल, इसके साथ साथ बादामी और ऐहोल, 3 नाम आते हैं जहाँ पे बड़े बड़े मंदिर बने। साथ साथ गुफाओं को भी काट के काफी सारे मंदिरों का निर्माण हुआ। गुहा मंदिर अलग अलग धर्मों का बना, जैसे जैन धर्म का गुहा मंदिर, बौद्ध धर्म का गुहा मंदिर और ब्राह्मण धर्म का। ये आपस में गुहा बनाने के लिए, अर्थात गुफा को काट कर, पत्थर काटेंगे तो गुहा का निर्माण होगा, गुफाओं का निर्माण होगा, मंदिरों का निर्माण होगा। तो इसमें कंपटीशन करते थे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म। रिजल्ट ये हुआ, एक से एक नया जो आर्ट था, कला था, टेक्नोलॉजी था गुहा बनाने के लिए, उसका विकास हुआ। और ये सब किसके समय हुआ? चालुक्य था। चालुक्य ब्राह्मणवादी धर्म को मानते थे, लेकिन साथ साथ में सभी धर्मों का सम्मान करते थे, संरक्षण देते थे। रिजल्ट ये हुआ कि गुहा मंदिर निर्माण की शैली में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म आपस में कंपटीशन करते थे। अब मंदिर की बात करेंगे कि बड़े बड़े कौन कौन से मंदिर है, कहाँ पे हैं। तो मंदिर में आपको ऐसे करना होगा, ऐहोल में मंदिर समूहों में बांटना है, ग्रुप में, क्योंकि एक साथ में बहुत सारे मंदिर बने हैं। इतने भव्य भव्य मंदिर का बने हैं कि सारे का नाम याद करना असंभव है। दूसरा चीज ये है कि जो प्रमुख मंदिर है उसका आपको नाम याद करना होगा, और पूछता भी है, एक शब्द पूछ लेगा जैसे ऐहोल, ये कहाँ पे है? तो बोलेंगे कर्नाटक में। ऐहोल क्या है? तो मंदिरों का शहर है ऐहोल। कैसा मंदिरों का शहर है? बोलेंगे चालुक्य काल में बना हुआ मंदिर जो है ऐहोल में मिलते हैं। फिर मिलेंगे पदकल, तो ये है मंदिरों का शहर। इसके साथ मिलेंगे आपको, तो ऐहोल हो गए बदापी। ये 3 मंदिरों का शहर है। इसमें से काफी सारे मंदिर तो यूनेस्को के, वर्ल्ड जो यूनेस्को हैं उसके जो साइट्स होते हैं, अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें जगह मिला हुआ है। तो भारत का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसमें से इसका नाम आता है पदकल। तो मंदिरों का शहर है, 3 है, ऐहोल है, पदकल है और बादामी है। भव्य मंदिर बने किसके समय बने हैं? बोलेंगे चालुक्यों के समय बने। बाद में मंदिर निर्माण और गुफा निर्माण लगातार जारी रहा, बाद में भी चलते रहे, ऐसा नहीं है कि कट गया। तो गुहा निर्माण ऐसा था कि मौर्य काल से स्टार्ट हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ था? मौर्य काल में। चट्टानों को काट के, पर्वतों को काट के, पहाड़ियों को काट के गुफा बनाया जा रहा था। मौर्य काल में धीरे धीरे गुप्त काल में बनने लगा, सातवाहन काल में बना, इसके बाद पल्लव और चालुक्य काल में बनने लगा धीरे धीरे, और बाकी इतिहास में भी बने। ऐसा नहीं है कि किसी एक काल में देन है, और उसमें अधिक अलंकृत हुआ, सुंदर नक्काशी किए और पेंटिंग की जो व्यवस्था की, ये अलंकरण बहुत ही अच्छा किया गया। बाकी मंदिर में 3 मंदिरों का ग्रुप आपको लिखना है, ऐहोल मंदिर, पदकल का मंदिर और बदापी मंदिर। अब सवाल है कि बड़े बड़े कौन से मंदिर है, कुछ मंदिरों का नाम आपको याद करना है, तो उसका मैं बताता हूँ आपको। तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ जो इनकी कला है, कलाकृति है मंदिरों में। लात खान मंदिर किसकी है? चालुक्य काल में बनी हुई, पहला नंबर पे। सेकंड नंबर पे हुसी माली गुंडी, इसका दुर्गा मंदिर, तो भव्य दुर्गा मंदिर बना है हुसी माली गुंडी में। थर्ड नंबर पे बोलना है आपको मेगुती
मेगुती का जैन मंदिर, सारे कर्नाटक में मिलेंगे आपको। चौथे नंबर पे पापनाथ मंदिर, फिर पांचवें नंबर पे विरूपाक्ष मंदिर, और छठवें नंबर पे संगमेश्वर मंदिर। ये कुछ नाम याद हो गया तो ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से ये नाम जरूर याद कर लेंगे, पापनाथ और विरूपाक्ष मंदिर। बाकी जो है याद हुआ तो आपको ठीक है, इट्स ओके, अदरवाइज टेंशन भी नहीं लेना है। पापनाथ मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर ये मिलते कहाँ पे हैं, तो बोलेंगे सब कर्नाटक में मिल रहे हैं। किसके समय बने हुए हैं, चालुक्य काल में बने हुए हैं। और मंदिर में कभी कभी जैसे एहोल शब्द की जगह एहोल, इसके जगह ऐसे भी लिखाता है, ई से स्टार्ट होगा है। और पदकल का दो बार द लिखिएगा, पदकाल, दो बार द हो जाएगा। कभी कभी ऐसे नाम याद होगा तो कंफ्यूजन भी नहीं करना है। ए होल है, ए होल और पदकल, ऐसे कर लेंगे, पदकल। तो यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं, चालुक्य मंदिर बने हुए हैं, पत्थरों को काट काट के बना हुआ है, भव्य मंदिर बने हुए हैं। जरूरत पड़ने पे जो कारीगर था, तो कारीगर जैसे ये विरूपाक्ष मंदिर है, इसका कारीगर कहाँ से मिलेगा, तो इसके कारीगर कांची से लेके आए हैं। कांची का कैलाश मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर सेम टू सेम दिखते हैं। अगर कारीगर सेम रहे तो सेम ही मंदिर बनेंगे। दक्षिण भारत के जितने मंदिर दिखेंगे आपको लगभग ऑलमोस्ट एक ही कलाकारों का देन, अर्थात जो ग्रुप है वो एक ही तरीके का ग्रुप रहता था। बनाने की कलाकृति भी एक ही जैसे रहती है, फलस्वरूप मंदिरों का जो डिजाइन है एक ही जैसा रहता है। तो कारीगर आए हैं कांची से, कांची कहाँ, पल्लव, पल्लव काल से, तो पल्लव से बदामी आ रहे हैं और मंदिर बना रहे हैं। मंदिर का नाम है विरूपाक्ष मंदिर। दिखने में दोनों सेम लगेगा कि कैलाश मंदिर है कि विरूपाक्ष मंदिर है, कोई नहीं, विरूपाक्ष मंदिर आपको याद करना है कि कहाँ पे ये, तो बोलेंगे चालुक्य काल में कर्नाटक में है। बदापी इनकी राजधानी हुआ करती थी, ये भी भूलना नहीं है आपको कि राजधानी क्या है इनकी, बदापी। अब राजधानी रहेगा तो राजधानी को तो भव्य बनाएंगे ही ये। अब इनका प्रशासन एक बार देख लीजिए हल्का सा कि प्रशासन कैसा था। इनकी प्रशासन थोड़ा सा अलग था। जो केंद्र प्रशासन था, इसमें एक ही लाइन में आपको समझना है कि केंद्र प्रशासन ग्रामीण प्रशासन पर कंट्रोल करता था। अर्थात क्या था कि केंद्र प्रशासन, जो बदापी का शासन प्रशासन था, वह ग्रामीण प्रशासन पे क्या करता था, नियंत्रण करता था, कंट्रोल करता था। दक्षिण भारत की परंपरा रही है प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक कि जो ग्रामीण प्रशासन है, अर्थात गांव की जो व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, वो हमेशा से स्वतंत्र रही। कोई भी राजा, सैनिक अधिकारी वर्गों ने दखल अंदाजी नहीं किया। ये ग्रामीण प्रशासन हमेशा से स्वतंत्र रूप से कार्य करता था। क्या कार्य करेगा नहीं करेगा ये इसका डिसीजन रहता था गांव के लोगों का। इसलिए ग्रामीण प्रशासन हमेशा से स्वतंत्र रहा, किसी भी राजवंश का दखल अंदाजी नहीं था, क्योंकि वो नियंत्रण में नहीं थे, स्वतंत्र रहते थे। लेकिन अकेला चालुक्य राजवंश है दक्षिण भारत में जिसने केंद्र प्रशासन के अंडर में ग्रामीण प्रशासन को लाया था। यही इनका प्रशासन का प्रमुख विशेषता है, जो अन्य दक्षिण भारत के राजवंशों से इसे अलग करता है। प्रशासन के मामले में बोलना आपको, केंद्र प्रशासन कंट्रोल करता था ग्रामीण प्रशासन को। ग्रामीण प्रशासन किसके नियंत्रण में थी, केंद्र प्रशासन के नियंत्रण में थी। और बाकी कुछ नहीं है। थोड़ा सा कला के बारे में इनका पढ़ना है कि गुफाओं में महत्वपूर्ण योगदान है इनका। अजंता की गुफा में फारस का जो राजदूत था उसको सम्मान दिया गया था। अजंता की गुफा में तो जो ईरान का राजदूत आया था, तो इसी अजंता के गुफा में एक दिखाया गया सम्मान के रूप में पेंटिंग करके, तो दिखाता है कि किस तरीके से अजंता की गुफा में भी इनका योगदान है। बस
यही छोटा वीडियो है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी पल्लव का मिलेगा, वो छोटा सा रहेगा, खाली एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाँ चालू का आपने पढ़ा है, नोट्स बनाया है कुछ। फिर मिलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए टू डू आई इसमें।